उस्मान भाई के मोस्टली हमने देखा है कि जब इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को, तो उसका जो रिजल्ट था वो पाकिस्तान की फेवर में आया। जब तक ये प्लेयर खेलते रहे, जब तक इनके हाथ में था सारा कुछ, बाबर एज ए कैप्टन था, तो आप नहीं समझते कि उन्होंने ऑल्टरनेट प्लेयर तैयार नहीं किए अपने होते हुए? जब आप किसी जूनियर को, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या है, वो आप मुझे बेहतर बता सकते बहुत हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो मैं बाबर आज़म की तरफ आऊँगा, फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम पे जाऊँगा। देखिए, बाबर आज़म जो इन्होंने किया है पाकिस्तान की साथ, पिछले तकरीबन 3 या 2 मरतबा ये कैप्टन रही हैं पाकिस्तान का। मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट की जो डिस्ट्रक्शन हुई है ना, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, दिस इज़ क्वाइट एन ऑफेंसिव वर्ड आई वुड से, बट जो डिस्ट्रक्शन इनके दौर में हुई है ना, वो गालिबन आपको उससे पहले उसकी मिसाल नहीं कहीं मिलती। हम्म। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम ने टीम के अंदर आके सिर्फ और सिर्फ अपने यारी दोस्ती गैंग या दो तेरे दो मेरे उस कल्चर को इतना प्रमोट किया कि कोई भी दूसरा बंदा नहीं आ सका उन 3 या 4 सालों में। आप देख लें, साउथ शकील को सिर्फ टेस्ट के अंदर मौका मिला बाबर आजम के जो जो भी दौर चलता रहा। हम्म। उसके अलावा शान मसूद ने वनडे में आने की कोशिश की, उसका रास्ता रोका गया। हम्म। हारिस सोहेल कितना अच्छा एक आपके पास प्लेयर बड़ा था, अच्छा बैटर था। मिडिल बिल्कुल ऑर्डर मिडल ऑर्डर बैटर था। बैटर था। उसको 1 या 2 मैचेस आपने दिए, उसके बाद उनको भी चलता कर दिया। इन्होंने सिर्फ ये रखा कि यार मेरी जगह जो है वो टीम के अंदर बनी रहे, या कोई बंदा आए भी तो वो एक एवरेज परफॉर्मर हो। जाके टीम के अंदर वो जाके उस तरह से ना चल सके तो उसका एक हमें कहने का मौका ना मिले कि जी हमसे कोई बेहतर प्लेयर मौजूद है। बाबर आजम ने आई थिंक जो इनकी, अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली बाबर आजम, इससे पहले भी अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री में चले जाएं 90 से लेके अब तक। डब्ल्यूज। हाँ जी, आप पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। पहले ये इंडिया में भी प्रॉब्लम था, बट 2007 के बाद जब उन्होंने टी20 का वर्ल्ड कप जीता और उनके बोर्ड के अंदर चेंजेस आई, 2007 के वर्ल्ड कप में वो पहले राउंड से जब बाहर हुए तो उन्होंने अपना पूरा सिस्टम चेंज किया। पूरा सिस्टम, जब महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने कैप्टन बनाया, महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन बन के तो वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग को टीम से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला। हम्म। एक नया टैलेंट लेके आए, हम्म। पूरी गेम डेवलपमेंट, गेम अवेयरनेस। इस मॉडर्न क्रिकेट जो है ना, इसका बानी अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी को डिक्लेयर करूं तो बेजाना होगा। और उसके बाद आप देख लें, 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, बिल्कुल जीता। 2014 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, बिल्कुल जीती। काफ़ी और भी टूर्नामेंट्स मतलब कि जीते उसके अलावा, और उनकी टीम उस वक्त से काफ़ी ज़्यादा खड़ी हो चुकी है। आज भी आप विराट या रोहित नहीं खेलते आपका जो टी20 है, बट बिल्कुल। उनकी टीम अभी भी, वो अभिषेक आया शर्मा, अभिषेक शर्मा। हाँ जी, आते ही उन्होंने सेंचुरी कर दी। 4-4 5-5 प्लेयर्स उनके पास आपके बैकअप में मौजूद हैं। दूसरी तरफ यही बात आप पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकते। दूसरा आपने क्वेश्चन किया ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किस्म का सिस्टम है। आपकी कैटेगरीज हैं A B C D। हम्म। जब तक आपने डी कैटेगरी में तो आपके वेटरन्स या जो सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं वो होते हैं। आपका एक पूरा क्लब क्रिकेट का एक पूरा स्ट्रक्चर है। हम्म। क्लब क्रिकेट्स जो है उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको फंडिंग की जाती है। फिर हम्म। उसके बाद जो उनके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं हर साल के, उसके बाद उनकी जो स्टेट्स की टीम है उसके लिए उनको कंसिडर किया जाता है, उनको ट्रायल्स लिए जाते हैं, उनको हम्म। बुलाया जाता है। एक बाकायदा उनकी जो उनको प्लान्स दिए जाते हैं, न्यूट्रिशन का प्लान दिया जाता है, उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी, मेंटल अवेयरनेस, प्लेयर डेवलपमेंट, फोकस, ये सारे इस तरह के प्लान्स होते हैं। आपके साथ साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनको एंगेज किया जाता है हम्म। ताकि वो आके आपकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। हम्म। फिर उसके बाद जब बहुत से प्लेयर्स, जब ये सारे प्रोसेसेस, ये कोर्सेज, ये सारा उनका एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद जब वो स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म। उसके बाद भी उनकी एंगेजमेंट्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ाई जाती हैं। उनको ट्रेन किया जाता है, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी इंप्रूव की जाती हैं, उनको अवेयरनेस। एक तो उन्होंने क्रिकेट खेलनी है जो कि उन्होंने सीज़न के दौरान खेलनी है। सीज़न होता है नॉर्मल क्रिकेट का ये सितंबर से लेके और मार्च तक, हम्म। बट मार्च से लेके अप्रैल से लेके और नेक्स्ट अगस्त सितंबर तक उनको डिफरेंट लीग्स के अंदर इनकरेज किया जाता है कि आप जाएं उधर खेलें, ताकि उनको, मोस्टली प्लेयर्स उधर के इंग्लैंड जाके खेलते हैं। हम्म। उसके अलावा उनको, अगर वो नहीं जा रहे तो ऑफ सीजन में उनको एक पूरा प्लान दिया जाता है, और उसके बाद जो उनकी टीम के मेंटोर्स और कोचेस होते हैं वो उनको बाकायदा मॉनिटर करते हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करते हैं हम्म। कि ये आया, ये डेविएट हो रहे हैं या ये अपने प्लान के मुताबिक कर रहे हैं। फिर हम्म। उनको इनकरेज किया जाता है कि आप ऑफ सीजन अपने आप को एंगेज रखें, आप फुटी खेलें,
आप जो है वो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल के अंदर आ जाएँ, हॉकी के अंदर जाएँ, ताकि आपकी जो जो गेम डेवलपमेंट या जो आपकी प्रोग्रेशन है उसके अंदर किसी किस्म की कमी ना आए। हुँ, तो इसके अलावा जब वो आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर आपकी यस, वेल-बीइंग के दिस इज़ काफ़ी अ वेरी वैलिड चेक्स थिंग। आपके चेक्स करते हैं। लाइक अभी जो प्लेयर है जो कि इंडिया के खिलाफ 2018 में आई थिंक उन्होंने डेब्यू किया था, 2017 में या 18 में, एक्सक्यूज़ मी फॉर द ईयर, बट इन दोनों सालों में कोई एक साल था, विल विल पकॉस्फी और विल पटॉस्की, इसका ये उनका नाम था। उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं, मगर उसके बाद उनका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम उनको लगा है, जब वो हुँ, नीचे विक्टोरिया की टीम की तरफ से खेल रहे थे, लाइक रीजनल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर, तो उनके कोचेस ने एड्रेस किया कि यार इस बंदे को कोई प्रॉब्लम लाइक मेंटल हेल्थ का या कोई डिप्रेशन को डायग्नोज हुआ, जिसकी वजह से आई थिंक उनके काफ़ी नंबर ऑफ उन्होंने रिहैब्स लाइक रिटर्न टू वर्क या रिटर्न टू क्रिकेट फील्ड उन्होंने प्रोग्राम्स अरेंज किए। मगर 2-3 साल गुज़ारने के बाद भी जब उनकी वो प्रोग्रेशन या डेवलपमेंट नहीं हो सकी, तो लास्ट ईयर उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया क्रिकेट विक्टोरिया या क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स ने कि जी विल अब इस लेवल के ऊपर नहीं आके रिप्रेजेंट करेंगे, विल दूसरे कैरियर्स के अंदर या हम उनको बैक एंड के ऊपर उनको प्रमोट करेंगे या हुँ, उनकी जो खिदमात हैं उससे हम इस्तेफादा करेंगे, मगर अब वो नेशनल लेवल की ड्यूटी नहीं प्ले कर सकते, बिकॉज़ उनकी अच्छा। मेंटल हेल्थ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। आप हुँ। मुझे बताएँ, कभी आपकी फ्रेंचाइज़ीज़ कहते हैं जी हम बहुत पैसा लगा रहे हैं, हम स्पॉन्सरशिप्स ढूँढ रहे हैं। कभी किसी ने मेंटल हेल्थ, वेल-बीइंग, प्लेयर डेवलपमेंट, फोकस, इस तरह के वर्ड्स नहीं, आपने कभी यूज़ किए हों, आपने सुना हो? प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर तो सिर्फ एक वाहद एक फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर जो काम कर रही है जी, और उन्होंने बिल्कुल। किया तकरीबन 6.5 लाख बच्चों को उन्होंने उन्होंने ट्रायल्स लिए हैं और फिर ओपन ट्रायल्स होते हैं। इस दफ़ा आई वाज द विटनेस के जब ट्रायल्स हुए थे उस फ्रेंचाइज के, सो दिस क्रेडिट आई एम गिविंग टू लाहौर कलंदर जी, जी। के 14 से 15 हज़ार बच्चे आए विद इन 2 डेज। उन्होंने अ, वो सारे जो सारे बच्चों के कोई एक ऐसा बच्चा नहीं था जिनके ट्रायल्स उन्होंने ना लिए हों। और नॉर्मली अगर आप कोई अंडर 19 रीजन किसी चीज़ के भी ट्रायल हो तो इतने बच्चे नहीं आते आपके पास जितने बच्चे हम मैंने पर्सनली देखे जब लाहौर कलंदर के ट्रायल्स हो रहे थे। ये अभी 3 महीने पहले की बात है। लेकिन जब अगर 5 फ्रेंचाइज़ीज़ की हम बात करते हैं तो उसमें वो कुछ भी आपको नज़र नहीं उसमें आता? मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो उसी वक़्त एक्टिव होते हैं जब पीएसएल आता है या हाँ जी। ड्राफ्टिंग होती है, उस वक़्त हमें वो अपने चेहरे जो है ना वो अवाम को दिखाते हैं कि हम क जो है ना फ्रेंचाइज़ मालिकान हैं। हाँ जी। तो उस्मान भाई ये जो लम्हा फ़िक्रिया है हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, मैंने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट के ऊपर आपकी बहुत नज़र है। जी। अभी रिसेंटली मोहम्मद अब्बास जी। न्यूज़ीलैंड की नुमाइंदगी की उन्होंने और क्या शानदार वो ऑलराउंडर है। कैसा उनके उन्होंने वालिद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अज़हर अब्बास। वो भी पाकिस्तान में ही क्रिकेट हुँ, खेले थे, फ़ास्ट बॉलर थे, बड़े अच्छे वो फ़ास्ट बॉलर थे। लेकिन उन्होंने क्या फ़ैसला कर लिया कि भई मैंने अपने बच्चे को न्यूज़ीलैंड में ही खिलाना है। सो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड का जो स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम फ़ॉलो करना चाहें या उनसे कुछ सीखना चाहें, तो वो कैसे सीखेंगे हम लोग? आई बिलीव इसके अंदर सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो इसका सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है आपका क्रिकेट बोर्ड। हुँ, क्या क्रिकेट बोर्ड ने कभी इन बोर्ड्स को एंगेज किया है विद रेफरेंस टू ऑल दीज टूल्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, कि आप अपने प्लेयर्स को ग्रूम कैसे कर रहे हैं, आप हुँ, उनकी डेवलपमेंट किस तरह कर रहे हैं, चैनलाइज कैसे कर रहे हैं हुँ, सारी इंफॉर्मेशन को। आप, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि जो ही आपका चेयरमैन चेंज होगा, जो नया चेयरमैन आएगा उसकी सारी टीम भी नहीं आएगी। हुँ, अगर लेट से पिछले चेयरमैन ने कुछ 10 प्रोग्राम स्टार्ट किए होंगे, तो नया आने वाला उन 10 को पहले सबसे पहले जो है रद्दी की टोकरी में डालेगा और अपने 5 प्रोग्राम्स ले आएगा। ठीक है। उसके ऊपर काम शुरू करेगा, फिर जब वो किसी लेवल तक पहुंच जाएगा फिर ही विल बी रिप्लेस्ड। हुँ, तो इस तरह की स्टेबिलिटी, क्या आपने कभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम सुना है? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, न्यूजीलैंड का भी नाम सुना है? आई डोंट बिकॉज नो। दे पीपल डू नॉट नीड टू कम फॉरवर्ड एंड लेट यू नो दैट वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। एक स्ट्रक्चर मौजूद है, हुँ, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मौजूद है कि दिस पर्सन होल्ड दिस पोर्टफोलियो एंड द अदर पीपल आर रिपोर्टिंग टू हिम और वॉट एवर। वो एक फिक्स पीरियड के लिए, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर, दीज सोसाइटीज आर वेरी रेगुलेटेड हुँ, व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशंस, एक्ट्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके अंदर उनका एक प्रोसेस है, जब वो उस प्रोसेस के तहत बंदे उनके इलेक्ट हो गए हैं, हुँ, तो फिर आप उनको एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उस वक्त तक आप उनको नहीं हिला सकते। हुँ, आपने उन्हीं के साथ गुजारा करना है। हाँ, उनकी आप अकाउंटेबिलिटी होगी, दे आर रिपोर्टेबल,
तो ये क्रिकेट बट बोर्ड की यहाँ तो स्टेबिलिटी जो कोई भी है, अकाउंटेबल नहीं है। यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी का ए भी एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म। देखें, आजकल आपके चेयरमैन है मोहसिन नकवी, हम्म। इनसे पहले जो भी चेयरमैन थे, उससे पहले जो भी चेयरमैन थे, आई थिंक पिछले 3 सालों के अंदर 4 या 5 चेयरमैन हुए हैं, उसका तो हर बंदे को नाम पता होगा। पहले तो बिल्कुल। वो एक डुगडुगी चल रही थी ना कि नजम सेठी, ज़का अशरफ, नजम सेठी, फिर उसके बाद अब ये आ गए। तो हम्म। ये एक आपका जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम जो जब तक ये मौजूद है, ये आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या उनके स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए पहले आपको अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा। हम्म। पहले अपनी गैप असेसमेंट करनी पड़ेगी कि हम खड़े किधर हैं। हम्म। फिर उसके बाद एवेल्युएशन करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हम ले सकते हैं, सही है। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि लेकिन जिनको हालिया दौर की अगर बात करें तो गिलेस्पी ऑस्ट्रेलियन ही है। गैरी क्रेस्टन साउथ अफ्रीकन जो बहुत बड़े कोच थे तो फिर अभी आपने उनके रिसेंट। साथ क्या किया? तो यही तो मैं बात तो कर रहा हूँ